हेलो दोस्तों, हम लोग डीसी थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने 50 इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस किए थे जो पिछली भर्ती में टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती थी उसमें आए हुए थे। आज मुझसे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखना। यदि आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लिया है, डीसी थ्योरी के क्वेश्चन हैं तो न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी पेन साथ में लेके जरूर बैठिएगा। यदि आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया है तो आपके डीसी थ्योरी का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से करवाऊंगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि विद्युत चालकता का मात्रक होता है। विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? महो होता है। विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? महो होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 20 ओम 100 वोल्ट प्रतिरोध में करंट गुजरेगा। तो देखो, हमें ओम के नियम से पता है, ओम का नियम आपके लिए रामबाण है। ओम का जो नियम है ये हमारे लिए रामबाण है। ओम का नियम आप लोगों को याद रखना है। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर है IR। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर है IR। तो आप लोग देखोगे कि हमें किस किस का मान दिया हुआ है। हमें ये मान पूछ रहा है, हमें ये मान दे रहा है, R का मान दे रहा है। R का मान कितना दे रहा है? 20 ओम। R का मान कितना दे रहा है? 20 ओम दे रहा है। और V है, V का मान कितना दे रहा है? 100 वोल्ट दे रहा है। V का मान कितना दे रहा है? 100 वोल्ट दे रहा है। और किसका मान पूछ रहा है? धारा का मान पूछ रहा है, I का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखो, आपके पास में 3 भौतिक राशियां हैं, 3 फिजिकल क्वांटिटी है, और इन 3 में से आपको 2 की वैल्यू गिवन होगी, इन 3 में से 2 की वैल्यू गिवन होगी और 1 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो देखो, V का मान इसने दिया हुआ है, R का मान इसने दिया हुआ, तो I का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो I बराबर क्या होगा? V बटा में R। I बराबर क्या होगा? V बटा में R। तो V का मान देखो भाई कितना है? 100 पुट कर दो। R का जो मान है वो कितना है? 20 है। 0 से 0 गया, कितने पे गया? 5 पे। कितने पे गया? 5 पे। तो जो धारा है I है वो कितनी आ जाएगी भाई? हमारी 5 एम्पियर आ जाएगी। धारा का मान कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। ओम का नियम क्या होता है ये देख लो। ओम का नियम कहता है कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है, ठीक है। लेकिन एक स्थिति है, एक कंडीशन है इसकी, कि चालक तार की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, ताप है, दाब है, द्रव्यमान है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, ये सब क्या होने चाहिए? फिक्स होने चाहिए। ये ओम का नियम है। तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालकता व प्रतिरोध में संबंध है। चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के विलोमानुपाती है। चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे क्या है? विलोमानुपाती। प्रतिरोध होता है धारा प्रवाह में बाधा। प्रतिरोध है पदार्थ का वह आंतरिक गुण जो धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे। पदार्थ का वह आंतरिक गुण जो धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। धारा प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और चालकता क्या होती है? धारा प्रवाह में सहायता। धारा प्रवाह में सहायक। पदार्थ का वह आंतरिक गुण जो धारा प्रवाह में क्या सहायक हो, तो वो पदार्थ की क्या कहलाएगी? चालकता कहलाएगी। और पदार्थ का वह आंतरिक गुण जो धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिरोध। तो चालकता व प्रतिरोध में संबंध है। चालकता व प्रतिरोध में क्या संबंध है? G बराबर 1/R। बिल्कुल है जी, ये संबंध है। अब देखो, G बराबर क्या होता है? G बराबर होता है 1/R। तो मैं इसका क्या रूप परिवर्तित कर सकता हूं? एक रूप मैंने ये कर दिया। दूसरा मैं इसको क्या लिख सकता हूं? R बराबर 1/G, ठीक है। एक में मैंने इसको क्या लिखा? G बराबर 1/R। तो यहां मैंने क्या कर दिया? तिरछा गुणा किया। क्या किया भाई? तिरछा गुणा किया। तो R इधर आ जाएगा, G इधर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन में मैं क्या कर सकता हूं? इन दोनों को आपस में गुणा कर सकता हूं। G गुणा R बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो इसमें से उपरोक्त तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ये हमारा G और R के मध्य संबंध बता रहे हैं। तीनों के तीनों ऑप्शन में हमें G और R के मध्य संबंध बताया जा रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कहता है कि परिपथ में फ्यूज लगा होता है।
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जी परिपथ है, परिपथ में फ्यूज लगा होता है, तो परिपथ में जो फ्यूज है वो हमेशा ही कौन से क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम में लगा होता है। परिपथ में जो फ्यूज है वो कौन से क्रम में लगा होगा? श्रेणी क्रम में लगा होगा। लेकिन हमारे घरों के अंदर, हमारे घरों में जो उपकरण है, घरों में जो उपकरण है वो कौन से क्रम में लगे होते हैं? वो समानांतर क्रम में लगे होते हैं। देखो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट से यदि इनको समझ लिया है तो आपके ये क्वेश्चन नहीं गलत नहीं होंगे, और यही क्वेश्चन आपके इसके जो मार्क्स है, जो स्क्वेयरिंग मार्क्स होंगे, वो यही क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर से देखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो भाई देखो बेटा, ऐसे जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस में क्या करना है? इन क्वेश्चन को हमें अंतिम छोर से करना प्रारंभ करना है। जो अंतिम सिरा है, अंतिम सिरे से क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें दो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। भी सीरीज के लिए यदि प्रतिरोध मेरे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मेरा क्या सूत्र होता है, और यदि प्रतिरोध मेरे समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैं कौन सा सूत्र का उपयोग करूंगा। सबसे पहले हमें उन दो सूत्रों का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपको जो फार्मूला लिखा रहा हूँ, इस फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले को आप 5-5 बार अपनी कॉपी में जरूर लिखना, इससे आपको याद हो जाएगा। और कभी भी क्वेश्चन है फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट आप अपने क्वेश्चंस को कर लोगे। तो यदि मेरे श्रेणी क्रम में है तो उसके लिए क्या सूत्र होता है? आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा। और वहीं यदि मेरा समानांतर क्रम है, यदि मेरे समानांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हैं तो उनके लिए जो सूत्र होगा वो क्या होगा? आर इक्विवेलेंट बराबर R1 गुणा R2 बटा में R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम के लिए होगा R1 प्लस R2 होगा, समानांतर क्रम के लिए क्या होगा? R1 गुणा R2 बटा में R1 प्लस R2। अब आप लोग ये देखोगे कि आपके ये जो दोनों प्रतिरोध हैं ये आपस में कौन से क्रम में हैं? समानांतर क्रम में। कौन से क्रम में है भाई? ये समानांतर क्रम में है दोनों प्रतिरोध। ये प्रतिरोध मेरा 10 ओम का है, ये दोनों प्रतिरोध, ये भी 10 ओम का और ये भी 10 ओम का, ये दोनों प्रतिरोध कौन से हैं? समानांतर क्रम में। तो इसके लिए मैं समानांतर क्रम का सूत्र लगाता हूँ, R डैश बराबर R2 गुणा R3 बटा में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो R2 का मान कितना है? 10 है। R3 का मान कितना है? 10 है। R2 और R3 का मान कितना है? 10 प्लस 10 कितने हो गए? 20 हो गए। आप इसको सोल्व करोगे, R डैश का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का है कि इस पूरे परिपथ की जगह, इस पूरे की जगह जो मान आया वो कितना आया? वो आ गया 5 ओम। कितना आ गया भाई? 5 ओम। तो इस दोनों की जगह मैं एक सिंगल परिपथ बना लूंगा। कितना आ गया? 5 ओम आ गया। अब देखो ये 5 और ये 2 आपस में कौन से क्रम में है? ये आपस में है हमारे कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो आप देखोगे 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? R1 प्लस R डैश प्लस R4। R1 इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको दिया था R डैश दिया था, और आगे क्या था? R4 था। वैल्यू पुट कर दो, 5 प्लस 5 प्लस 2 कितना आ गया भाई? 5 और 5 10 और 2 12। कितना ओम आ जाएगा? 12 ओम आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा। आप सीधे ही कर सकते हो, सीधा ये दोनों आपस में समानांतर क्रम में है तो 10 गुणा 10 100 बटा में 20 करोगे, सीधा ही कितना आएगा? 5 आएगा। 5 है वो इन दोनों के आपस में कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12 सीधा होगा, सीधा ही आपका उत्तर आ जाएगा 12 ओम। लेकिन यदि ये आपको फॉर्मूले आते हैं, आपको पता है कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना, वहाँ एग्जाम में करने के लिए आपको 20 से 25 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, उसमें हमें सही भी करना होता है। तो यदि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, जो आदमी न्यूमेरिकल के अंदर फास्ट चलेगा, न्यूमेरिकल के अंदर मात नहीं खाएगा, उसी का ही सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है एम्पियर मीटर में शंट के लिए तार जोड़ा जाता है। तो एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर में हम जो शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं वो हमेशा ही कौन से क्रम में जोड़ते हैं? वो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं भाई, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 ओम और 48 ओम के दो प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। आपस में कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध हम लोगों को ज्ञात करना है। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ये
सीधा डायग्राम बनाओ। एक प्रतिरोध है मेरा 24 ओम का, एक प्रतिरोध है मेरा 48 ओम का। दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समानांतर क्रम में है। सप्लाई के लिए हमने इसको क्या दे रखी है? एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ा हुआ है सप्लाई के लिए, ठीक है ना। अब आप इसमें सूत्र लगा दोगे, आर इक्विवेलेंट बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे बताओ भाई? आर इक्विवेलेंट बराबर होगा R1 गुणा R2 बट्टा में R1 प्लस R2। आप कहोगे जी ये R1 R2 क्या है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, कहाँ दिक्कत है। इसको मैं R1 कह रहा हूँ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? R2 कह रहा हूँ। कुछ भी कह दो, आपको जो अच्छा लगे वो कह दो। मेरे को R1 R2 अच्छा लगा, मैंने R1 R2 कह दिया। अब देखो जी वैल्यू पुट कर दो। R1 की वैल्यू कितनी है बताओगे सारे? 24। R2 की वैल्यू कितनी है? 48 बट्टा में R1 प्लस R2 कितना है? 24 प्लस 48। ठीक है, आप लोग सॉल्व करोगे इसको। 24 और 48 जोड़ दोगे, 40 और 20 कितने होते हैं? 60 होते हैं। 60 12 कितने हो गए? 72 हो गए। कट करोगे कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 3 से कितने पे जाएगा? 16 पे जाएगा। कितने पे जाएगा? 16 पे जाएगा। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। सीधा ही कितना ओम आ जाएगा? 16 ओम आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 16 ओम आ जाएगा। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, संतुलित ब्रिज X का मान ज्ञात करो। तो ये हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये कौन सा ब्रिज है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज का हमें सूत्र याद रखना है। सूत्र को भी आप कम से कम 10 बार लिखोगे व्हीटस्टोन ब्रिज के सूत्र को। सूत्र क्या है? P बटा Q बराबर R बटा में S। P बटा Q बराबर R बटा में S। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सूत्र है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का कहाँ उपयोग करते हैं? अज्ञात मान का यदि हमें प्रतिरोध निकालना है उसके लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। और यदि परिपथ मेरा संतुलित है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा भाई? 0 आएगा। तो अब देखो इसमें, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? इसको मैं P मान लेता हूँ। इसको मैं क्या मान लेता हूँ? Q मान लेता हूँ। ये R है, ये S मान लेते हैं। ठीक है भाई, वैल्यू पुट करो। P का मान कितना है? 20 है। Q का मान कितना है? 10 है। R का मान हम लोगों को निकालना है। S का मान कितना है? 8 है। R का मान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे। 8 को 2 के पास में जाएगा, 8 दूनी 16। तो R इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया? 16 ओम। कितना आ गया भाई? 16 ओम। तो कौन सा ऑप्शन है? 16 C हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी के सिरों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर पेपर के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बहुत ही ईजी है। तो देखो, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। हमें ये पता है ये दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में है? ये दोनों प्रतिरोध आपस में मेरे समानांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है भाई? समानांतर क्रम में है। समानांतर क्रम का क्या सूत्र होता है? सीधा मन में सोच लेना। ये दोनों आपस में ये तीनों आपस में कौन से क्रम में है? समानांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समानांतर क्रम में। लेकिन ये तीनों आपस में कौन से क्रम में है? तीनों आपस में श्रेणी क्रम में है। तो देखो, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो 12 इसके लिए क्या सूत्र होगा? आर इक्विवेलेंट बराबर R1 मान लो R2 बटा में R1 प्लस R2। क्या हुआ इसकी वैल्यू? 12 बटा में 24। कट करोगे कितने पे गया? 2 पे। कितने पे गया? 6। इस पूरे की जगह तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 6 ओम आ गया। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 6 ओम आ गया। ठीक है, इसके लिए देखता हूं मैं, इसको मैं क्या कह देता हूं? आर डैश कह देता हूं। आर इक्विवेलेंट आर डैश कह देता हूं। अब ये देखो, अब ये 3 प्रतिरोध है, तो 3 प्रतिरोध के लिए तो हमारा ये सूत्र नहीं लगेगा। उसके लिए क्या होगा? 1 बट्टा में आर बराबर, उसके लिए सूत्र लिख लो, ध्यान लिख लेते हैं। इसके लिए सूत्र लिख लो, 1 बट्टा में आर इक्विवेलेंट बराबर आर डैश कर लेते हैं, 1 बट्टा में R1 डैश प्लस 1 बट्टा में R2 डैश प्लस 1 बट्टा में R3 डैश। ठीक है, या तो ये है, या आप लोग सीधा ही शॉर्ट से करोगे। इसको सीधा ही शॉर्ट से करेंगे, क्या होगा? आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? R बट्टा में N।
समानांतर क्रम में है। समानांतर क्रम का यदि सारे प्रतिरोधों का मान समान है तो क्या सूत्र लिखते हैं, आर बटा में एन। यदि ये सूत्र याद नहीं है तो आप इससे कर लोगे, लेकिन इससे क्वेश्चन वही बताया ना कि लेंथी हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा, हम लोग सीधे यहां से करेंगे। तो आर का मान कितना है, 9 है, एन का मान कितना है, 3 है, सीधे ही क्या आ जाएगा, 3 ओम। तो इसकी जगह आर इक्विवेलेंट डैश है, इसकी जगह कितना आ गया, 3 ओम। अब देखोगे तीनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तीनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो देखो 1 ओम, 6 ओम और 3 ओम। तो श्रेणी क्रम का क्या सूत्र होता है, श्रेणी क्रम का क्या सूत्र होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम में तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 7 और 3 10। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। जो सबसे अच्छी बात है वो यही होती है कि ये दिखने में आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन है कुछ भी नहीं, बिल्कुल चुल्लू भर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो ये हमें ध्यान देखना है कि भाई हमें ये करना कैसे, ये आपस में कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में है। डायरेक्ट समानांतर क्रम का सूत्र लगाया, कौन से क्रम का लगा दिया, समानांतर क्रम का हम लोगों ने यहाँ सूत्र लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये समानांतर क्रम में वैल्यू पुट की, इसका मान आ गया, कितना आ गया, 6 ओम आ गया। यहाँ देखो ये तीनों आपस में कौन से क्रम में है, हमारे समानांतर क्रम में है। तीनों आपस में कौन से क्रम में, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम का सूत्र मेरे को पता है, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, आर बटा में। अब कोई कह रहा होगा गुरुजी आप तो किसी को R1 कह रहे हो। अरे भाई हमें ये मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा सा तो दिमाग आपको खोल के चलना होगा भाई, ठीक है ना। अगर आप लोग इसकी वीडियो, यदि ये आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हम हमारे इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप इससे हमसे संपर्क कर सकते हो। तो देखो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, आर बटा में एन। कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हो, आप लोग बेझिझक हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट है कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो आर, अब इसकी जगह क्या रखेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर आर बटा में एन। आर बटा में एन, आर का मान कितना है, 9 है, एन का मान कितना है, 3 है, रख दिया जी। आर का मान कितना है, 9 है, एन का मान कितना है, 3 है, पुट किया, कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अब ये तीनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम के अंदर है, तीनों प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मान 1 ओम है, इस ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, तीनों को जोड़ दिया, क्या उत्तर आ गया, 10 ओम आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है आर मान के 4 प्रतिरोधों को आपस में कौन से क्रम में जोड़ा गया, समानांतर क्रम में जोड़ा गया। कौन से क्रम में जोड़ा गया, समानांतर क्रम में जोड़ा गया। चारों प्रतिरोधों का मान आर है और वो समान है, ध्यान से देखना, चारों प्रतिरोधों का मान क्या है, आर है और वो क्या है, समान है चारों प्रतिरोधों का मान। और कौन से क्रम में जोड़ा गया, समानांतर क्रम में जोड़ा गया। तो तुल्य प्रतिरोध, सीधा सूत्र ही लगाना है। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। हालांकि डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा भी इसको कर सकते हो। चलो जिन बच्चों को आता है वो सीधा करें भाई। इसका मान भी आर है, इसका मान भी आर है, इसका मान भी आर है, इसका मान भी आर है। तो अब देखो आर इक्विवेलेंट हम लोगों को निकालना है। आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, आर बटा में एन। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, आर बटा में एन होता है। ये सूत्र याद रख लेना, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, आर बटा में एन। आर का मान कितना है, आर का मान तो कैपिटल आर ही है। एन का मान कितना है, 4 है, क्योंकि कितने प्रतिरोध है, 1 2 3 और 4। तो आर का मान कितना है, 4 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आर बटा 4, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया, ठीक है। अब देखो 1 ओम के मान, 1 ओम के मान के 3 प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की कॉपी है। 1 ओम के 3 प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर आर बटा में एन। तो देखो आर का मान कितना है, 1 है, आर का मान कितना है, 1 ओम है, ठीक है ना। और एन का मान कितना है, 3 है, एन का मान कितना है, 3 है। वैल्यू पुट करेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा में 3। कौन सा ऑप्शन है, 1 बटा में 3 ओम, सी ऑप्शन सही है हमारा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही। बहुत इजी है, जो पिछला क्वेश्चन था उसका जस्ट कॉपी था क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम है, एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है, कई बार आपको यहाँ वैल्यू दे देगा, कई बार क्वेश्चन सीधा ही दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ में धारा है 5 एम्पियर। परिपथ में धारा कितनी है,
5 एम्पियर है, वोल्टेज को कितना गुणा कर रहा है, 3 गुणा कर रहा है। तो वोल्टेज और धारा आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। V समानुपाती क्या होता है, I होता है। तो यदि वोल्टेज को मैं बढ़ाऊंगा, यदि मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि वोल्टेज को मैं बढ़ाऊंगा तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन प्रतिरोध और धारा आपस में क्या होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं। प्रतिरोध और धारा आपस में क्या होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं। I बराबर क्या होता है, 1/R होता है। I बराबर क्या होता है, 1/R होता है, या ओम के नियम से हम लोग देख सकते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो I बराबर क्या होगा, V/R। यहाँ V मेरी क्या है, कांस्टेंट है। V क्या है, मेरी यहाँ नियत है। V का मान क्या है भैया, मैंने नियत माना हुआ है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, विलोमानुपाती है। अब देखो यदि I का मान बढ़ेगा, यदि I का मान बढ़ेगा तो R का मान क्या होगा, घटेगा। यदि I का मान बढ़ेगा तो R का मान क्या होगा, घटेगा। और यदि R का मान बढ़ेगा, R का मान बढ़ेगा तो I का मान क्या होगा, उसी अनुपात में घटेगा। अनुपात सेम रहेगा दोनों का, देखो उसी अनुपात में घटेगा। तो देखो यदि प्रतिरोध को मैं 2 गुना करता हूं, प्रतिरोध को कितना करता हूं मैं, 2 गुना करता हूं, तो ध्यान से देखोगे प्रतिरोध को 2 गुना करने पर धारा कितनी हो जाएगी, हमारी आधी हो जाएगी। धारा कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो धारा है जो I डैश है वो कितनी हो जाएगी, 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर होगी इस केस से। प्रतिरोध को आधा करने से, प्रतिरोध को 2 गुना करने से, प्रतिरोध को 2 गुना करने से धारा कितनी होगी, मेरी आधी होगी। अब मैं क्या करता हूं, वोल्टेज को कितने गुना कर देता हूं, 3 गुना कर देता हूं। यदि मैं वोल्टेज को 3 गुना करूंगा तो ये धारा भी कितने गुना होगी, 3 गुना होगी। तो I डबल डैश मान लेते हैं, 2.5 गुणा में 3 कितना होगा, 7.5। तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 7.5 एम्पियर। धारा का मान क्या हो जाएगा, 7.5 एम्पियर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखोगे वोल्टेज और धारा, आप वोल्टेज और धारा का आपस में क्या संबंध होता है, समानुपाती का संबंध होता है। समानुपाती का संबंध का मतलब होता है भाई एक चीज यदि बढ़ेगी तो उसके साथ में दूसरी चीज भी क्या होगी, बढ़ेगी। विलोमानुपाती का या व्युत्क्रमानुपाती का संबंध क्या होता है, एक चीज यदि बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, दूसरी बढ़ रही है तो एक घट रही है। तो यहाँ देखो यदि प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध यदि बढ़ेगा तो धारा घटेगी, यदि प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगी। तो अब देखो पहले क्या हो रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा क्या हो रही है, घट रही है। प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा क्या हो रही है, घट रही है। प्रतिरोध 2 गुना बढ़ा तो धारा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। धारा आधी कितनी होगी, 5 मिली एम्पियर था, 5 का कितना हो जाएगा, 2.5 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहे हैं जी, हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज को कितना गुणा कर रहे हैं, 3 गुणा कर रहे हैं। वोल्टेज को कितना गुणा कर रहे हैं, 3 गुणा कर रहे हैं। तो धारा भी कितना गुणा हो जाएगी, 3 गुणा हो जाएगी। क्वेश्चन को करेंगे, हो जाएगा। धारा को भी कितना गुणा कर दो, 3 गुणा कर दो, 7.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इंसुलेटिंग पदार्थों के लिए अल्फा का जो मान होता है, अल्फा का जो मान है वो कितना क्या होता है, हमेशा ही इंसुलेटिंग जो पदार्थ हैं, अचालक जो पदार्थ हैं, हमारे जो अचालक पदार्थ हैं या अर्धचालक जो पदार्थ है, आपको बहुत बार बताया हुआ है। बताओ भाई, जो हमारे अचालक पदार्थ है या अर्धचालक जो पदार्थ हैं उनके लिए अल्फा का मान प्रतिरोध ताप गुणांक, अल्फा क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, याद आ गया होगा। अल्फा क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। अल्फा का जो मान है वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अल्फा का मान है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन जो चालक हैं, हमारे जो चालक हैं उनके लिए अल्फा का मान होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखोगे कि इंसुलेटिंग पदार्थों के लिए, अचालक पदार्थों के लिए अल्फा का मान क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अल्फा का मान क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। लेकिन जो मेरे चालक हैं उनके लिए अल्फा का मान क्या रहेगा भैया, उनके लिए अल्फा का मान धनात्मक रहेगा। उनके लिए अल्फा का मान क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक को चोट मारकर लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो भाई, चालक है, चालक की लंबाई और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, समानुपाती का संबंध होता है। प्रतिरोध और लंबाई में आपस में क्या संबंध होता है, समानुपाती का संबंध होता है। समानुपाती का संबंध का मतलब अभी एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ में दूसरी चीज भी क्या होगी, बढ़ेगी। चोट मार के मैं चालक तार की लंबाई को यदि बढ़ाता हूँ, लंबाई को बढ़ाता हूँ, चालक तार की लंबाई L है, यदि मैं लंबाई को बढ़ाता हूँ तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा।
लंबाई को बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो भाई क्या होगा, चालक की चोट मारकर लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो बहुत इजी है, बताओ भाई इसका ऑप्शन क्या होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब मुझे ये बताओ भाई एम्पियर है, ये किसका मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का, ठीक है। वोल्ट है, वोल्ट किसका मात्रक है, बताओ भाई वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का, वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का। और ओम है, ये किसका मात्रक है, ये है प्रतिरोध का। ओम है, ये किसका मात्रक है, ओम है मात्रक है प्रतिरोध का। तो देखो एक क्वेश्चन में ही हमारे 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। किसी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है, ऐसा कौन सा संयोजन है। तो क्या होता है, ऐसा संयोजन जिसमें तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। तुल्य प्रतिरोध है जो आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट है वो आर मिनिमम से भी, प्रतिरोध आपस में संयोजन में जुड़े हुए आर मिनिमम से भी कम होता है। ऐसा संयोजन कौन सा होता है, ऐसा संयोजन होता है समानांतर क्रम संयोजन। ऐसा संयोजन कौन सा होता है, समानांतर क्रम संयोजन होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध अधिकतम मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। देखो समानांतर क्रम में तो जो तुल्य प्रतिरोध है वो न्यूनतम प्रतिरोध के मान से भी क्या होगा, कम होगा, न्यूनतम प्रतिरोध के मान से भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन श्रेणी क्रम के अंदर, लेकिन श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अधिकतम मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है, अधिक होता है। अधिकतम मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है भाई, अधिक होता है। तो एक क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार, किरचॉफ है, किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, एक दिया था वोल्टेज का नियम, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक दिया था वोल्टेज का नियम और एक दिया था धारा नियम। तो अब पूछ रहा है कि जी किरचॉफ के वोल्टेज के नियम के अनुसार, अब पूछ रहा है किरचॉफ के वोल्टेज के नियम के अनुसार, किरचॉफ के वोल्टेज के नियम के अनुसार क्या कहता है, शाखाओं में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है, किरचॉफ ने यही कहा था कि भाई एक बंद परिपथ के अंदर, एक बंद लूप में वोल्टेज ड्रॉप का जो मान है, प्रतिरोधों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप का मान है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। प्रवाहित धारा कुल धारा के बराबर होगी, ये नहीं है। शाखाओं का प्रतिरोध का योग कुल योग के बराबर होगा, ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा भाई। 67 का कौन सा है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम है संबंध दर्शाता है। तो जो ओम का नियम है ये वी, आई और आर वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के मध्य संबंध दर्शाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। ओम का नियम है ये वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के मध्य संबंध दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह युक्ति जो ऑन और ऑफ के साथ परिपथ की सुरक्षा भी करती है, परिपथ को ऑन ऑफ करने का भी काम करती है और परिपथ की सुरक्षा भी करती है, परिपथ की प्रोटेक्शन भी करती है। तो ऐसी युक्ति कौन सी है, ऐसी युक्ति है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जो एमसीबी है ये परिपथ को ऑन ऑफ करने का कार्य भी करती है और साथ में उसको प्रोटेक्शन भी। ओवरलोड होने पर और शॉर्ट सर्किट होने पर, ओवरलोड होने पर और शॉर्ट सर्किट होने पर, शॉर्ट सर्किट होने पर दोनों स्थितियों में क्या करती है, हमारा जो उपकरण है उपकरण की सुरक्षा करती है। और साथ में एमसीबी की सहायता से हम परिपथ को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीटर में दी गई वोल्टेज आधी कर दें तो धारा प्रवाह भी हो जाएगी। यदि वोल्टेज है
वोल्टेज को हम लोग क्या कर देंगे, हीटर में आधी कर देंगे, तो धारा प्रवाह भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वोल्टेज को यदि मैं आधी कर दूंगा, वोल्टेज को मैं क्या कर रहा हूं, आधी कर रहा हूं, तो धारा भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि V समानुपाती क्या होता है, I होता है। ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती क्या होगा, I होगा। तो यदि मैं वोल्टेज को आधा करूंगा तो धारा भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 1 किलो ओम किसके बराबर होता है, तो 1 किलो ओम है, ये किसके बराबर होगा, ये 1000 ओम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1000 ओम के बराबर होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिष्ट धारा का स्रोत है, दिष्ट धारा का जो यहाँ जो स्रोत है वो कौन सा है भाई, डायनमो है। कौन सा है, डायनमो। ट्रांसफार्मर है, ये एसी का स्रोत है। प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर है, ये किसका स्रोत है, ये एसी का स्रोत है। और ऑक्सीलेटर है, ये किसका स्रोत है, एसी का स्रोत है। ये तीनों की तीनों एसी पे काम करते हैं, और जो डायनमो है ये किस पे काम करता है, डीसी पे काम करता है। तो दिष्ट धारा का स्रोत कौन सा है, डायनमो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैटरी में स्टोरेज धारा होती है। बताओ भाई बैटरी में कौन सी धारा स्टोर होगी, बैटरी के अंदर हमेशा ही कौन सी धारा स्टोर होती है, डीसी धारा स्टोर होती है। बैटरी में कौन सी धारा स्टोर होती है, डीसी धारा स्टोर होती है। ठीक है।